हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस का थर्ड ईयर अर्थार्थवाद का दृष्टिकोण क्या है पार्ट हमारा सेकंड होगा। और ये अक्सर अक्सर क्या हर बार 20 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। अब चाहे वो डीयू ले लो, चाहे तुम सोल ले लो, चाहे वो इग्नू ले लो, कहीं ना कहीं ये 20 नंबर का तो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। क्यों ना हम इसे और अच्छे से पढ़ लें। फर्स्ट वीडियो में जो बातें मैंने रखी थी वही बातों को थोड़ा सा मैंने रिपीट किया ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सके। उसके बाद हम पूरे कंटेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो प्यारे फ्रेंड्स, अब हमें पढ़ना है कि अर्थातवाद का दृष्टिकोण क्या है। तो अर्थातवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का महत्वपूर्ण क्या दृष्टिकोण है। अर्थातवाद किन्हीं राष्ट्रों के बीच संबंध कैसे हैं, यानी कहता है अर्थातवाद कि कोई भी राष्ट्र क्यों ना हो, कोई भी देश ले लो, उसके संबंध कैसे हैं, किस तरह के हैं, उस पर जोर देता है। और इसकी व्याख्या भी वो करता है। कौन करता है भाई? अर्थार्थवाद यानी रियलिज्म करता है। हर व्यक्ति अपने हित के लिए शक्ति चाहता है। क्या चाहता है? वो शक्ति चाहता है और दूसरी लोगों पर विजयी होना चाहता है, जिससे समाज में क्या एक संघर्ष पैदा हो जाती है। इसी तरह की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी देखा जा सकता है। राष्ट्र भी अपने हित के लिए कोई ना कोई कार्य करता है, यानी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कोशिश करता रहता है, जिससे दुनिया में भी क्या संघर्ष चलता ही रहता है। तो प्राचीन काल में ही यथार्थवाद के ऊपर बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने विचार दिए, जैसे कि कौटिल्य और संजू, थूसी, मैकवली और थॉमस हॉब्स। और सबसे पहले हम जानते हैं, यानी अब हमें पढ़ना क्या है, कौटिल्य के बारे में। तो देखो, सबके विचारों को हमें पढ़ना है और समझना है कि इनके क्या थॉट्स थे। फिर हम अपने थॉट्स को बड़ा करेंगे, समझेंगे, फिर अपने थॉट्स को कहाँ लिखेंगे भाई? एग्जाम में लिखना है, ना कि घर के कॉपियों में लिखना है। तो एग्जाम में लिखना है तो उसके लिए हमें कंटेंट तैयार रखना है। यथार्थवाद का अर्थ यानी यथार्थवाद शक्ति के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का कोशिश करता है। यथार्थवादियों के अनुसार दुनिया एक खतरनाक और असुरक्षित जगह है। बात तो सही कहा गया है कि यथार्थवादियों ने कहा है कि भाई दुनिया एक खतरनाक है, असुरक्षित जगह है, जहां पर हिंसा जरूर होती रहती है, मारकाट, झगड़ा, ठीक है, गैंग रेप, बलात्कार, सारी घटनाएं घटती रहती है। तो यथार्थवादियों की शक्ति से संबंध में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या भी करता है। यथार्थवादी जो है, लोग बताते हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी व्याख्या करते हैं। और यथार्थवाद अपने नाम के मुताबिक, जैसा कि इसके समर्थकों का कहना है कि उनकी नजर में यथार्थ पर यानी सच्चाई पर या वास्तविकता पर दुनिया को उसी रूप में वो देखता है। यानी जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो दुनिया को उसी रूप में वो देखना चाहता है। कौन? यथार्थवादी, यानी रियलिज्म देखना चाहता है, जैसी वह दुनिया में घट रही हो घटना। हालांकि इस विचार की कितनी बार आलोचना की गई हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि विश्व राजनीति शक्ति पाने के लिए संघर्ष होता ही रहता है। यथार्थवाद के ऊपर बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार दिए, जिसे हम निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ से पढ़े। यानी यथार्थवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? कौटिल्य, संजू और यहाँ पे थूसी डाइट और मैकाइवल, थॉमस हॉब्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौटिल्य की। कौटिल्य प्राचीन भारत के एक महान विचारक थे, जिन्होंने यथार्थवाद पर अपने विचार दिए थे। कौटिल्य ने शक्ति को 3 तत्वों में बांटा है। पहला उन्होंने कहा कि भाई ज्ञान होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, सेना यानी सैन्य बल, और शोध होना चाहिए। ज्ञान के जरिए शक्ति हासिल की जा सकती है। अगर आप में ज्ञान होगा ना तो आप शक्ति हासिल कर सकते हैं। सेना बल हो तो शक्ति का व्यवहारिक रूप तैयार कर सकते हैं, और शौर्य के जरिए ही शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कौटिल्य ने इन तीनों तत्वों को शक्ति के तत्वों में अंतर बांट दिया है। दूसरे जो विचारधारा वाले जो व्यक्ति है, संजू, यानी चीन में आज लगभग 2000 साल पहले संजू नाम के एक चिंतक हुआ करते थे। उनका ये कहना है कि ऐसे शासक जिन्हें अपने आसपास हथियारों और हिंसक पड़ोसियों का सामना करना पड़ता है, बात तो सही कह रहे हो कि ऐसे व्यक्ति
या हम कह सकते हैं ऐसे शासक जिन्हें अपने आसपास हथियारों और हिंसक पड़ोसियों का सामना करना पड़ सकता है, उनके लिए नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे में युद्ध की शक्ति का एकमात्र अंतिम सहारा रह जाता है। चलिए प्यारे मित्रों, अब हमें तीसरा टॉपिक पढ़ना है कि तीसरे जो विचारक थे थूसीडाइड थे। ग्रीक विद्वान थूसीडाइड ने अर्थार्थवाद का समर्थन किया। किसका समर्थन कर दिया भाई? उन्होंने अर्थार्थवाद का समर्थन कर दिया। उनका ये मानना था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले निर्णय लेने वाले को उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सावधानी से सोच लेना चाहिए भाई। पहले उसके बुरे परिणामों के बारे में वो सोचे, अच्छे परिणामों के बारे में सोचे, तब जाके वो कार्य करे, क्योंकि हमारे निर्णय हमारा भविष्य ही होता है। और थूसीडाइड का ये भी कहना था कि हर किसी को शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हर कोई व्यक्ति अपना शक्ति बढ़ाते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि शक्ति होगी तो किसी को पेल दिया, मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली देश सब कुछ कर सकता है जो करने की क्षमता उसके पास होती है। ठीक उसी तरीके से शक्ति की राज्य को वह स्वीकार करना होता है। राज्य को तो स्वीकार करना पड़ेगा भाई, शक्ति जो कि शक्तिशाली देश सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? देश सब कुछ कर सकता है। तो प्यारो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड जो हैं थोड़ा सा चिपके से है, तो आप इसे ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ आ जाएगा आपको। जो करने की क्षमता उसके पास है, ठीक उसी तरीके से शक्तिहीन राज्य को वह स्वीकारना होता है जो कि शक्तिशाली देश चाहता है। अब थूसीडाइड ने शक्ति को बढ़ाने का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि शक्ति के दम पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, और शक्तिहीन राज्य को सब कुछ मांगना पड़ता है। शक्तिहीन का मतलब जो राज्य जिसके पास शक्ति ना हो, वो तो लाचार है, वो तो किसी से भी कुछ भी मांग सकता है, जिससे वह दूसरों की आज्ञा का पालन ना करे, यानी दूसरों की आज्ञा को कहने से इनकार कर सके। तो ये थे कुछ हमारे थॉट्स, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे यथार्थवाद की दृष्टिकोण के चलते हमने बहुत सारे टॉपिकों को समझा। यानी कौटिल्य के बारे में हमने पढ़ लिया, थूसीडाइड के बारे में पढ़ लिया। तो कहीं ना कहीं कुछ विचारकों के जब टॉपिक को हमने पढ़ा और जब समझा तो उनका मानना सही था। उन्होंने जिस तरीके से समाज को देखा, बिल्कुल सत्य घटनाएं घट रही है। तो आइए फ्रेंड्स, आगे पढ़ते और समझते हैं। चौथा क्या कहता है? इसी तरीके से एक चौथे विचारक जिनका नाम है मैकावेली का यह कहना है कि शासकों को नैतिक और अनैतिक सभी तरीकों से अपनी क्या शक्ति को बढ़ा लेना चाहिए। मैकावेली ने बताया कि शासकों में शेर और लोमड़ी जैसे गुण होने चाहिए। उन्होंने बताया कि जो शासक करने वाला व्यक्ति है तो उसके अंदर शेर जैसे भी कुछ गुण होने चाहिए और लोमड़ी जैसे भी गुण होने चाहिए। यानी शेर जैसी शक्ति होनी चाहिए और शासकों में ये होना जरूरी है, और लोमड़ी जैसी चालाकी भी होनी चाहिए। अगर चालाक शासक नहीं होगा ना, बकलोल होगा, तो उसी को पेल पाल के कहीं ना कहीं उसे गुलाम बनाया जा सकता है। अगर शासक में शासक जैसे गुण है यानी शक्ति है, तो शक्ति के दम पर वो कमजोर देशों को हरा सकता है। यानी जो कमजोर देश है उनको भी वो हरा सकता है। जबकि लोमड़ी जैसे गुणों से यानी चालाकी से, छल कपट से शक्तिशाली राज्यों को भी आसानी से हराया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया जाता कि जो शासक के पास दो तरीके से गुण होने चाहिए। पहला कौन सा भाई? शेर, और दूसरा कौन सा होना चाहिए? लोमड़ी जैसा। तो मैकावेली का ये भी कहना है कि शासक का जो सबसे पहला कर्तव्य होता है वह होता है अपने राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करे। जब शासकों के अंदर शेर लोमड़ी दोनों ही गुण हो, अपने राज्य को बहुत अच्छे तरीके से चला सकेगा। थॉमस हॉब्स इसी तरीके से यथार्थवाद के ऊपर थॉमस हॉब ने भी अपने विचार दिए हैं। बहुत आसान है, थॉमस हॉब्स के भी विचार के बारे में पढ़ लेते कि 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, या कह सकते कि इंग्लैंड के महान लेखक थॉमस हॉब ने यथार्थवाद पर अपने कुछ विचार दिए हैं। हॉब्स का ये कहना है कि राज्य पहले क्या है, रोज कंदमूल खाकर अपना गुजारा किया करता था।
उस वक्त समाज क्या था, अव्यवस्थित और असभ्य था। उस वक्त तो लोगों ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था और हर व्यक्ति इस बात के लिए तैयार हुआ करता था कि बिना किसी सवाल के, बिना किसी प्रश्न के राजा के सभी आदेशों का वो पालन करेगा ताकि एक सभ्य समाज की स्थापना की जा सके। इस तरीके से हॉब्स ने राज्य को असीमित शक्ति देने का समर्थन किया क्योंकि खुद ही प्रजा चाहती थी, इसलिए शक्ति किसके पास हुआ, राजा के पास, वो भी असीमित शक्ति थी और वो तो अपने ही शक्ति का गलत प्रयोग भी कर सकता है या सही प्रयोग भी कर सकता है। ऐसे में राज्य को अधिकार मिल जाता है कि शक्ति मिल जाती है कि वह लोगों से अपने आज्ञा का जबरदस्ती पालन करवा सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया प्यारो फ्रेंड्स, तो आदर्शवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो इस टॉपिक को भी हमें पढ़ना है और समझना है। 20वीं शताब्दी में यथार्थवाद में आदर्शवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है। आदर्शवादी एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें ना तो शक्ति की राजनीति हो, ना ही अनैतिकता की राजनीति हो और ना ही हिंसा के लिए कोई जगह हो। आदर्शवाद सबके लिए प्रमुख समर्थक अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। अगर देखा जाए तो प्यारे फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हमें समझना है कि आदर्शवाद के सबसे प्रमुख समर्थक कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था वुडरो विल्सन, जिन्होंने विश्व में शांति बनाए रखने के लिए नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों पर काफी हद तक इन्होंने बल दिया। इसलिए पहले ही विश्व युद्ध के बाद विल्सन के विचारों को ध्यान में रखते हुए दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन बनाया गया। क्या बनाया गया? लीग ऑफ नेशन बनाया गया। यानी राष्ट्र संघ का मतलब क्या है? यूएनओ। आदर्शवादी दृष्टिकोण पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में लोकप्रिय रहा। हालांकि जब 1930 के दशक में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर के आने से सैनिक तानाशाहों का उदय हुआ तो आदर्शवाद का सपना बिल्कुल टूट ही चुका था। ये देखो, आदर्शवाद का मतलब मैं आपको पहले फ्रेंड्स बता दूं कि आदर्शवाद कुछ विचारधारा के लोग थे, उनकी सोचने की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी थी और इनका मानना था कि भाई पूरे विश्व में शांति व्यवस्था होनी चाहिए, कानून होना चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से अपने देश को चला सके। क्योंकि आदर्शवाद दुनिया में शांति की स्थापना नहीं कर सकते और 1939 तक पूरी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा और जो 1939 से लेकर 45 तक जो दूसरा विश्व युद्ध चला था वो देखा जाए तो ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। इसके तरीके से यथार्थवादियों ने आदर्शवाद की कड़ी आलोचना की और निंदा की क्योंकि आदर्शवाद अपने क्या है मकसद में कामयाब नहीं हो सका। देखो, आदर्शवाद की जो विचारधारा थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इन्होंने समय के साथ जो जो घटनाएं देखी तो वो फेस नहीं कर पाए। इसलिए बाद में क्या होता है कि नव अर्थातवाद का उदय होता है। उस टॉपिक को हम तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे और बेसिक से समझेंगे भी। तो नव अर्थातवाद का अर्थ हम बात करते हैं कि नव अर्थातवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विश्व राजनीति के नए स्वरूपों में अर्थातवाद को क्या किया गया? पुनर्स्थापना किया गया, दोबारा से इसे अस्तित्व में लाया गया। तो फ्रेंड्स, हम नव अर्थातवाद के बारे में तीसरे वीडियो में हम ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।